स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में ये हमारा 15th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, एयर अराउंड अस। और अभी साइंस की सीरीज चल रही है, जैसे ही ख़त्म होगा तो बाकी अगला जो सब्जेक्ट है, लाइक पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर आगे के क्लासेस, ये सभी पढ़ाए जाएंगे। तो जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर वीडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहला आप टास्क कीजिए कि एक बार 6 क्लास के एनसीईआरटी को पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जहाँ पे कोई दिक्कत लग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके उन रिस्पेक्टिव वीडियोस को पढ़ सकते हैं। और 6 क्लास में बहुत छोटे छोटे सिंपल चैप्टर है, 1 से 2 पेज के आपके नोट्स है जो आप खुद से बना लेना। हमने भी आपको बनाना सिखाया है, कैसे नोट्स बनाते हैं, और ज़्यादा नहीं, 1 से 2 पेज का नोट्स है, वो आप बना के रख लो, फ्यूचर में आपके काम आएगा। दूसरी बात है अनाउंसमेंट कि हमारे चैनल पे आपको क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। बेसिक इन द सेंस हम लोग 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक के एनसीईआरटी के हर एक छोटे बड़े सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन विद क्वेश्चंस। क्योंकि इसके कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक पैराग्राफ है, उससे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन शायद वो एक लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें कीवर्ड्स है। 4 लाइन की चीज़ों को वो शायद एक शब्द या एक लाइन में एक्सप्लेन करता है। तो अगर वैसे लाइन आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत आसानी होगी आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड होता है, जैसे लक्ष्मीकांत, जैसे आर एस शर्मा, जैसे बिपिन चंद्रा, जैसे संजीव वर्मा। तो इन सभी के बुक्स पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे विद करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, प्लस जो भी आपके क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, सी सैट है, ऑप्शनल्स है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को, और फटाफट बहुत क्विकली इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। और ध्यान रखिएगा, जिस क्लास का जो चीज़ है वहीं पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम आपको बहुत हाई फाई कंसेप्ट देने वाले हैं। तो जो भी बच्चे, चाहे वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट हो या फिर वो किसी स्कूल के बच्चे हो, आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ उतना ही कंटेंट है जितना चैप्टर में दिया गया है। तो बेसिकली क्या है ना कि 6 क्लास में आप मेनली डेफिनेशंस जानते हो, आप टर्म्स जानते हो। ऐसे समझ जाओ ना कि हर एक चीज़ जो फ्यूचर में आने वाला है उसका आप डेफिनेशन समझते हैं। जैसे यहाँ पे है, चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोग वाटर पढ़े थे, जिसमें हमने वाटर का जो यूजेस है वो हमने देखा था, प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत जानने की कोशिश, मतलब बहुत बेसिक सा। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए कि कुछ अपने हिसाब से कुछ मेथड्स बताइए जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जिससे कि वाटर का कंजर्वेशन हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए कि मेथड्स दैट हेल्प्स टू कंजर्व वाटर। अब फटाफट इसको हम जल्दी से आपको समझा देते हैं, एंड देन एक बार एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह देख के इसको निपटा लेंगे। चलिए एयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भी गैशियस कंपोनेंट है ना, गैशियस कंपोनेंट ऑफ अर्थ, गैशियस कंपोनेंट ऑफ अर्थ, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के चारों तरफ से जो गैस का एनवेलप है, सराउंडेड, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। जो भी आपका एक्वस कंपोनेंट है, एक्वस कंपोनेंट अर्थ पे जहां जहां पे पानी है, उस वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं क्या है, हाइड्रोस्फीयर। एंड जो सॉलिड कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और जहां पे ये तीनों इंटरैक्ट करता है, कि सपोज ये आपका है एटमॉस्फेयर, ये है लिथोस्फीयर, और ये आपका हाइड्रोस्फीयर, मतलब ऐसा वो जगह जहां पे ये, जहां पे तीनों चीज, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया, जहां पे ये तीनों चीज अवेलेबल है, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, लाइफ पॉसिबल है। जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए,
क्योंकि हवा में परमानेंटली लाइफ टंगा नहीं रह सकता, एक सरफेस चाहिए जिस पे पेड़ पौधा उगेगा तो उस पर भी लाइफ रह सकता है, या उस सरफेस के अंदर जो है छेद बना के रह सकता है बर्रोइंग एनिमल्स, या फिर पानी के अंदर रह सकता है। तो एक सतह चाहिए, तो वो या तो सॉलिड लैंड हो सकता है या नहीं तो फिर आपका एक्वस वाटर हो सकता है। और सांस लेने के लिए गैस चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर से आएगा। तो जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है उस रीजन को हम लोग कहते क्या है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का सिंपल मतलब है रीजन्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ तीनों कंडीशन अवेलेबल हो, लैंड वाटर एयर, तो हम वैसे एरियाज को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट चीज है आपका कि अगर हम एयर का कॉम्पोजिशन देखें तो लगभग आपका क्या है कि लगभग आपका 78% के आसपास, 78% के आसपास एयर में क्या है, नाइट्रोजन है। और उसके बाद आपका क्या है 21% के आसपास ये आपका 78% के आसपास क्या है, नाइट्रोजन है। 21% के आसपास ऑक्सीजन, 20.9998 होता है। और बाकी मतलब लगभग 99% एयर में आपका नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन। 0.03% आपका CO2 है एंड रेस्ट क्या है, अदर गैसेस है एंड डस्ट पार्टिकल्स, जो भी बहुत लाइटर डेंसिटी के होते हैं ना, जो हवा में उड़ सकते हैं, वो सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये नॉर्मल कॉम्पोजिशन, दीज आर नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो अब क्या है कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनका काम क्या है, फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कि हवा का जो कंपोनेंट्स है उसका आखिर क्या क्या काम है, इसको हम सभी को जानना है। तो पहला चीज क्या, और ये बहुत हाई फाई नहीं, बहुत छोटा छोटा सा हम लोग समझेंगे। जैसे क्या वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर पिछले ही चैप्टर में आपको हम बताए थे कि जो अर्थ है उसके सरफेस पे जितना भी पानी है वो सन के हीट की वजह से इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है और कंडेंस होके क्लाउड बनाता है। और वो क्लाउड फिर बाद में बहुत सैचुरेट हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो डाउन पोरिंग होता है, यानी प्रेसिपिटेशन होता है, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, या फिर स्लीट के फॉर्म में। तो वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन है किस चीज में, क्लाउड के फॉर्मेशन में। वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन है किस चीज में, प्रेसिपिटेशन में, कि जो पानी मिलेगा उससे एग्रीकल्चर होगा, उससे वेजिटेशन ग्रो होगा, बाकी सभी लाइफ को वाटर मिलेगा एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये वाटर वेपर का आपका फंक्शंस है। इसके अलावा जब हायर क्लासेस में हम जाएंगे ना तो आपको ये भी बताएंगे कि इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। कैसे है ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, अभी फिलहाल इतना थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। 6th क्लास है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि टोटल आपके 16 चैप्टर्स है साइंस में, 32 पेज का भी आपका नोट्स नहीं बनने वाला है, बहुत सिंपल सा चीज है, तो उसको फटाफट निपटा लेते हैं। सेकेंड कंपोनेंट आता है क्या आपका, ऑक्सीजन। आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर रेस्पिरेशन। हम जो सांस लेते हैं और उस सांस से जो गैसेस आता है और उसके बाद जो गैस हमारे फूड पार्टिकल्स के बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी बनाने में मदद करता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या करता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारे शरीर में एनर्जी बनेगा तभी तो हम एसेंशियल काम कर पाएंगे, हम लिख पाएंगे, चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, सोच पाएंगे। उन सब के लिए चाहिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP,
या सिंपल अभी समझो एनर्जी चाहिए। और ये प्रोसेस पूरे डिटेल में जब 10th 11th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे। दूसरा चीज़, ऑक्सीजन चाहिए किस लिए? तो ऑक्सीजन चाहिए फॉर कंबशन। फॉर कंबशन, किसी भी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो सही से नहीं जलेगा। अगर क्या हो, कंप्लीट कंबशन, पूरी तरह से जला के एकदम से उसको राख में कन्वर्ट करना, मैक्सिमम कंबशन करना, मैक्सिमम उससे हीट एनर्जी लिबरेट करना है, तो ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि क्या है, नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लीजिए कि अगर कंबशन हो रहा है, कंबशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तब कंबशन होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है ना, हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब करता है। करता क्या है ये कार्बन मोनोऑक्साइड? इम्पेयर्स, या कह सकते हो डैमेजेस, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, डैमेजेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में जो रेड कलर का पिगमेंट होता है ना, उसी को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। उसका काम है क्या, हर एक कोशिका, हर एक सेल तक ऑक्सीजन ले जाना। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड घुलना शुरू हो गया तो वो ऑक्सीजन नहीं ले जाने देगा, और ऑक्सीजन नहीं ले जाने देगा तो होगा क्या, सफोकेशन, हमारा दम घुटने लगेगा, सफोकेशन। और दम घुटने लगेगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। इस पे गिव रीजन भी पूछता है कि कभी आपसे कह देगा कि एक विंटर का टाइम था, फैमिली मेंबर ने जो है वो बॉनफायर वगैरह जलाया, मतलब है कि कुछ लकड़ी के टुकड़ों से आग जलाया खुद को हीटअप करने के लिए, रूम बंद था, प्रॉपर एयरेशन नहीं था, रात में वो लोग जला के सोए और सुबह पूरी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, तो क्या कारण होगा? तो इसका आप लोग आंसर करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। अब इसके बाद क्या है कि ये तो ऑक्सीजन का फंक्शन हो गया। देन उसके बाद आता है आपका क्या, CO2। तो CO2 का जरूरत किस लिए होता है? फॉर फोटोसिंथेसिस। खाना अगर बनाना है प्लांट्स को तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए CO2, और CO2 रॉ मटेरियल होगा तभी फूड बनेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते क्या है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो क्या है कि ये प्लांट है, इसने CO2 को कंज्यूम किया बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फिर ये आपका क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीजेस ऑक्सीजन। और फिर ये ऑक्सीजन जो है ये बाकी सब करते हैं कंज्यूम फॉर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से वो रिलीज करते क्या है, CO2। तो ये एक तरह से साइकिल मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर सब कुछ हेल्दी वे में, इन्वायरमेंट में हेल्दी अमाउंट ऑफ प्लांट्स है, या खुद खाना बनाने वाले ऑटोट्रॉफ्स हैं, और हेल्दी अमाउंट में बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सही से CO2 O2 रिलीज होगा तो एटमॉस्फेयर का बैलेंस मेंटेन होगा। नहीं मेंटेन होगा तो फिर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का, एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो CO2 भी क्या करता है, हेल्प्स टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, जिसे हम हायर क्लासेस में ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानेंगे कि कुछ रेडिएशन से उसको वो एब्जॉर्ब करता है, हीटअप करता है। वो कैसे करता है अभी यहाँ पे रहने देते हैं, बस इतना जान लो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसीलिए कभी अगर CO2 का पोल्यूशन हो गया, CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, पूरे अर्थ का, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। और टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ रहा है तो आइस वगैरह मेल्ट करेगा, और आइस पहाड़ों के ऊपर है, ऊपर से मेल्ट करके पानी नीचे आएगा तो लो लाइंग एरिया में फ्लड हो जाएगा, और हमारे सर्वाइवल का जो ये है चांसेस वो कम हो जाएगा। तो ये CO2 का आपका क्या है, फंक्शनिंग है। इसके अलावा मीन्स की फंक्शनिंग बता रहे, सिर्फ इतना ही, 2 लाइन नहीं है, बहुत कुछ अभी पढ़ना, अभी बेसिक चीज आप माइंड में एडजस्ट कर लो। उसके बाद आता है अदर गैसेस।
ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस था। जैसे नाइट्रोजन आया, तो नाइट्रोजन क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइजेस इम्पैक्ट ऑफ ऑक्सीजन। कि सिर्फ प्योर ऑक्सीजन रहेगा ना तो हमेशा क्या है, इन्वायरमेंट में कंबशन होता रहेगा, जलने का प्रोबेबिलिटी होगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इन्फ्लामेबल है, जल्दी आग पकड़ लेता है। तो उस इम्पैक्ट को कम करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके लिए आपका नाइट्रोजन सबसे सही होता है। नाइट्रोजन क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है, फिक्सेशन बाय सम बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के बाद वो क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। फिक्सेशन का मतलब है जो फ्री नाइट्रोजन है उसको किसी कंपाउंड के फॉर्म में चेंज करना, उसको चेंज कर देता है अमोनिया के फॉर्म में, और ये अमोनिया बाद में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स, अब आप कहोगे कि अमीनो एसिड्स क्या है, तो अमीनो एसिड्स कुछ नहीं, अभी सिंपल समझिए। अमीनो एसिड्स क्या करता है, ये हेल्प्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होता है, जो हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो बहुत पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम पढ़े थे, उस चीज़ का जो छोटा छोटा यूनिट होता है ना, जैसे स्टार्च का छोटा छोटा यूनिट ग्लूकोज है, वैसे प्रोटीन का छोटा छोटा यूनिट आपका अमीनो एसिड्स है। तो अमीनो एसिड्स आपका बनता है और वो जोड़ जोड़ के प्रोटीन्स बनाता है। तो ये नाइट्रोजन का फंक्शन हो गया। इसके अलावा आपका क्या है कि कुछ नोबल गैसेस होते हैं। नोबल गैसेस का सिंपल मतलब है इनर्ट गैसेस, ऐसे गैस जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, जैसे आपका नियॉन हो गया, जैसे आर्गन हो गया, जैसे हीलियम हो गया। तो ये सब इनर्ट गैसेस है, ये सब इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर रिएक्टिव एटमॉस्फेयर हो गया ना तब भी दिक्कत है ना। हमारे शरीर के सेल्स के साथ, शरीर के मॉलिक्यूल्स के साथ अगर रिएक्ट करना शुरू कर दिए बात बात पे, तो कुछ परेशानी, कुछ बीमारी क्रिएट कर सकता है, जला सकता है हमारे स्किन को। तो उसी चीज़ को इनर्ट बनाने में कुछ हद तक नाइट्रोजन और बाकी अदर इनर्ट गैसेस हेल्प करता है। इसके अलावा आपका क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो अगर ये डस्ट पार्टिकल्स क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशन कि अमाउंट उसका बहुत ज़्यादा नहीं है, कंट्रोल्ड वे में है, तो ये डस्ट पार्टिकल क्या करता है ना कि हेल्प्स इन प्रेसिपिटेशन न्यूक्लियाई वगैरह का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। अब ये क्या है, इसको भी बस रहने दो। सिंपल सा ऐसा करना कि एक ये बेस बनाता है जिसके चारों तरफ ना वाटर वेपर आके क्या करता है, कंडेंस करता है। तो अभी बस इतना समझ जाइए सिर्फ, क्योंकि अभी छोटे लेवल से आप अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं, तो बस इतना समझो कि CO2 और वाटर वेपर टेम्परेचर मेंटेन करता है, और वो वाटर वेपर जिस चीज़ के कोई एक सतह मिलना चाहिए ना, अब कोई सतह ही नहीं मिलेगा। जैसे क्या था, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर आपका कंडेंस जो है नहीं हो रहा था, जब बॉटल था उसमें आइस था, उस बॉटल के सतह के कांटेक्ट में आ रहा था, तब वो क्या हो रहा था, कंडेंस। तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में जब बिल्कुल सिर्फ गैस ही होगा तो वो कभी कंडेंस ही नहीं हो सकता है। ये जो कंडेंस होता है ना, उसके लिए उसको एक सतह चाहिए, एक सरफेस चाहिए, तभी वो कंडेंस होकर लिक्विड बनेगा, तभी वो भारी होकर नीचे गिरेगा। तो वो जो एक सरफेस देता है ना, ये डस्ट पार्टिकल, तो इसी के अराउंड आपका ये क्या करता है, वाटर वेपर कंडेंस होता है, इसी के अराउंड आपका वाटर वेपर कंडेंस होता है। तो वाटर वेपर कंडेंसेस अराउंड पार्टिकल्स, और फिर जब वो कंडेंस होता है तो कंडेंस होके क्या करता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बना लेता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और वो बहुत भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट, डाउन पोरिंग मतलब ऑब्वियसली ऊपर से नीचे गिरेगा, तो उसी को हम कहते हैं क्या है, प्रेसिपिटेशन। अगर लिक्विड के फॉर्म में गिरेगा तो रेनफॉल, सॉलिड के फॉर्म में गिरेगा तो वो अकॉर्डिंगली हेल, स्लीट या फिर आपका स्नो कहलाएगा। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर के सारे कंपोनेंट्स का यूज़।
अब एयर एज अ होल, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस यही है ना कि ये आपका क्या करता है, विंड मिल वगैरह है, विंड मिल, इसको रन करने के लिए हवा का ज़रूरत है, हवा के प्रेशर का ज़रूरत है, तो वो चलाने में हेल्प करता है। प्लस आपका क्या है कि एयर जो है, ये एरोप्लेन वगैरह, बर्ड्स वगैरह, किसी भी चीज़ को फ्लाई कराना है तो एयर का ही कंपोनेंट यूज़ होता है। कुछ आपके ट्रोपोस्फियर में फ्लाई करते हैं, कुछ स्ट्रेटोस्फियर में, मतलब जो कि एयर का अलग अलग लेयर है, जो हायर क्लासेस में आपको हम बताएंगे। तो मतलब कोई भी चीज़, या फिर एयर को हम क्या करते हैं, पंप करते हैं इन बलून्स, बलून्स या फिर बॉल्स, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल्स हो गया, इन सब में हम पंप करते हैं, या फिर टायर्स वगैरह में एटसेट्रा, फॉर आवर डेली यूज़। तो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स में कि जो भी आप देखते हो, ट्रक्स, ट्रैक्टर, साइकिल्स या फिर स्कूटर्स, कार्स, उन सब का जो टायर है फुला हुआ है, वो चल रहा है स्मूथली, तो उसमें क्या है, हमने एटमॉस्फेयर के एयर को ही तो एक तरह से पंप करके यूज़ किया है। तो एयर का एक तरह से बहुत सारा यूज़ है। साथ ही साथ एयर के ही कंपोनेंट तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसके कंबशन में हेल्प करता है। तो ये इतने सारे इसके फंक्शंस है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस लास्ट में एक तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, समराइज कर रहे हैं। एयर अगर है तो एयर का क्या करते हैं कि एयर का एक दबाव होता है, दबाव होता है जिसे हम कहते हैं क्या है, प्रेशर। जैसे आप अपने हाथ से किसी सरफेस को प्रेस करते हो तो उसी को दबाव कहते हैं। फिजिक्स में इसी को आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। अभी सिंपल समझो, दबाव है। तो एयर का जो प्रेशर है उसको हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। अलग अलग टाइप के बैरोमीटर्स होते हैं, उससे हम मेजर करते हैं। एयर का जो डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, इसका मेजरिंग हम करते हैं मेजर्ड बाय विंड वेन। एक डिवाइस होता है इस तरह से, आपको ऐसे करके लगा रहेगा, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह से ऐसे जानवर जो है ना, जनरली ऐसे करके कॉक का ऐसे करके फोटो बना रहता है, इधर नॉर्थ है, इधर आपका साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो अकॉर्डिंगली या मुर्गा वगैरह का फोटो बना रहता है, तो अकॉर्डिंगली हमको डायरेक्शन बताता है कि सपोज है कि इधर से आ रहा है, तो इधर से आ रहा है मतलब वेस्ट साइड से आ रहा है, तो ये इस तरफ मुड़ जाता है। तो डायरेक्शन आपका विंड वेन के मदद से, यानी वेन के मदद से आपका मेजर करने में हेल्प करता है। तो एयर के कुछ आपके प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे प्रेशर, तो वो बैरोमीटर में मेजर कर लिया, डायरेक्शन विंड वेन ने मेजर कर लिया। अब उसके बाद क्या है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि एयर जो है ना, वो हमेशा फ्लो करता है, फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, बिना किसी ज़बरदस्ती के डिवाइस लगा के अगर हम अपने आप छोड़ दे हवा को फ्री, की कैसे जाएगा, तो जिधर उसका दबाव ज़्यादा होगा ना, दबाव ज़्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा है, मॉलिक्यूल ज़्यादा है इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो जिधर जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, पोटेंशियल क्षमता ज़्यादा होगा, उधर से वो कम की तरफ अपने आप भागना चाहेगा। जैसे आप किसी हाइट से कूदते हो तो आपका कूद के नीचे जाने का टेंडेंसी क्या है, अपने आप है, उसके लिए बाहर से कोई मशीन नहीं लगाना, क्योंकि आप हाइट पे थे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए लो की तरफ गए। लेकिन अगर आप नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हो तो उसके लिए या तो आपके शरीर का आपको एफर्ट एनर्जी लगाना पड़ेगा, या नहीं तो किसी तरह से कोई मशीन, लिफ्ट वगैरह, डिवाइस वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था हमारे एयर अराउंड अस के बारे में। तो फटाफट चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी दिखाता है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो पढ़ लेंगे। तो चलिए चैप्टर देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे यही कह रहा है कि सभी लिविंग बींग को क्या चाहिए, एयर चाहिए। जैसे देखो चैप्टर 5 वगैरह में था ना कि कुछ प्रोसेस था विनोइंग, सेपरेशन का, याद करो कि जो ग्रेन्स वगैरह था उसके साथ उसका हस्क था या भूसा जिसे कहते हैं, उसको क्या करो कि हवा जैसे बह रहा है
उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चीज़ों को गिराना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे ग्रेन चूंकि भारी है वो नीचे गिरेगा और हस्क जो है दूर तक उड़ जाता है। इस तरह के कुछ डिवाइसेस आपने बचपन में बनाए होंगे या मेला वगैरह में कहीं देखा होगा, कैसे कागज का प्लास्टिक का बना होता है। हवा जैसे ही आता है वैसे ही ये क्या करता है, ऐसे रोटेट करना शुरू करता है। इसको हम फिरकी कहते हैं। तब कह रहा है ना कि एक्टिविटी 1 की उसी तरह से आप एक फिरकी लीजिए, इस तरह का चीज़, और उसको आप हवा में ले जाइए ओपन एरिया में। तो आप देखेंगे कि इसको कागज को ऐसे काट काट के आप क्या करो कि ऐसे डॉटेड लाइन के लॉन्ग काट दो, इसको यहाँ से मोड़ दो, यहाँ से कटेगा तो इसको यहाँ से मोड़ देना, यहाँ से काट के इसको यहाँ से मोड़ देना और यहाँ से मोड़ देना। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और बन जाने के बाद आप देखना कि जब हवा शांत रहेगा तो नहीं मूव करेगा, लेकिन जब एयर ब्लो कर रहा है तो आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये प्रूव करता है कि सराउंडिंग में हवा है। यही डिवाइस आपका क्या है, वेदर कॉक है, जिसे हम विंड वेन भी कहते हैं। कि सपोज है कि ये आपका डायरेक्शन है नॉर्थ, ये है आपका मान लेते हैं साउथ, इधर सपोज ईस्ट और वेस्ट, या फिर इधर वेस्ट और ईस्ट। तो अकॉर्डिंगली अपना अजम्पशन से हम कुछ डायरेक्शन ले सकते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि क्या एयर हर जगह है, तो कहना कि यस हर जगह है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा। जैसे पानी में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको भी हवा मिल रहा है। हवा कैसे मिल रहा है, उसके सराउंडिंग वाटर में वो डिजॉल्व है और वहीं से वो अपने ऑर्गन जैसे गिल्स वगैरह है उससे वो एब्जॉर्ब करके सांस लेता है। एक्टिविटी 2 में आपसे कह रहा है कि खाली बॉटल ले लीजिए और खुद से सवाल कीजिए कि क्या वो सच में खाली है। सॉलिड लिक्विड कुछ नहीं दिख रहा होगा लेकिन हवा ज़रूर है पक्का उसमें। तो अब इसको प्रूफ कैसे होगा कि इस तरह से देखो ये कितना अच्छा डायग्राम है कि पहले तो एकदम खाली बॉटल को जिधर उसका माउथ है उस साइड से पानी पे प्रेस करो। सबने किया होगा, जैसे नहाने वक्त भी आपने बाल्टी वगैरह में मग डाला होगा, बिल्कुल ऐसे वर्टिकली डाले होगे और उसके बाद हल्का सा तिरछा कर दो तो देखना ऐसा बुलबुला छूटने लगता है। तो ये बुलबुला आया कहाँ से, ये बुलबुला एक्चुअली क्या है, आपका एयर बबल्स है जो उस ग्लास में था। तो उस ग्लास में था तो कैसे निकला, तो जैसे ही हम टेढ़ा किए जगह मिला तो कंटेनर का पानी उसके अंदर घुसा और उसने क्या किया कि उस ग्लास के अंदर या उस मग के अंदर का हवा को डिस्प्लेस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया और वो बाहर कंटेनर वाले पानी में निकला तो क्या हुआ, बुलबुला बन गया। उसके बाद आपका कह रहा है कि यहाँ पे कि ये माउंटेनियर्स जो पहाड़ चढ़ते हैं उनको देखना कि ऐसे खाली हाथ नहीं जाते, ऑक्सीजन लेके जाते हैं क्योंकि सांस लेना है। ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो हवा का अमाउंट कम होते जाता है और हवा का अमाउंट कम होते जाता है तो गैसेस वगैरह का कंसंट्रेशन भी कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा। इसीलिए सपोर्ट के लिए वो अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अब एयर में क्या होता है, तो भाई 18th सेंचुरी तक तो हम लोग मानते थे कि भाई हवा बस एक ही चीज़ का कंपोनेंट है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि एयर एक्चुअली आपका क्या है, मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। तो बहुत सारी चीज़ों का, जैसे देखिए वाटर वेपर कह रहा है कि एयर में आपका वाटर वेपर होता है और इसी का प्रेजेंस आपका मेंटेन करता है किसको, वाटर साइकिल को। वाटर साइकिल को आपको मेंटेन करने में हेल्प करता है। वही क्लाउड वगैरह का कॉन्सेप्ट है कि पहले तो हवा में रहता है, फिर उसको एक सरफेस डस्ट पार्टिकल वगैरह का सरफेस मिलता है तो उस सतह पे वो कंडेंस होना शुरू करता है और फिर जब भारी हो जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो अगर हवा बिल्कुल डस्ट फ्री अगर कर दोगे ना तो भी दिक्कत है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही वेपर रह जाएगा, वो कभी पानी बन के नीचे नहीं आएगा। तो डस्ट पार्टिकल चाहिए, बस यही चाहिए कंट्रोल्ड वे में। बस वही पॉल्यूशन से अगर एक्सेस हो जाए तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करेगा, सांस में समस्या होगी। अब एक्टिविटी 3 आपका देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये वाला सेटअप कि कैंडल जला लो और कैंडल जलाने के बाद ये ग्लास टम्बलर लाके इसके ऊपर रख दो। देखना कि कुछ टाइम तक कैंडल जलेगा और फिर बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि इसका जो गैसेस है ना, इसका जो गैसेस है वो यूज अप हो गया, सारे ऑक्सीजन इसके यूज हो गए तो इसका सारा ऑक्सीजन इसने यूज कर लिया जलने में, ऑक्सीजन खत्म। अब यहाँ सिर्फ क्या है, CO2 है। तो CO2 बढ़ता गया क्योंकि जलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना वो CO2 होता है। तो ये ऑक्सीजन यूज कर लिया, CO2 बढ़ गया। CO2 नॉन कंबस्टिबल गैसेज है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में आप देखना CO2 यूज होता है। CO2 की ज़्यादा मौजूदगी की वजह से कैंडल जल ही नहीं पाएगा, बुझ जाएगा। तो इससे साबित हो गया कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब आता है अगला गैस आपका नाइट्रोजन।
तो जो पढ़ा है वही चीज़ आपका देखिए, नाइट्रोजन मेजर पार्ट है, ये आपका नहीं सपोर्ट करता है, नाइट्रोजन कंबस्टिबल गैस नहीं, ये करता क्या है, तो ये एक तरह से इनर्ट, बाकी इनर्ट गैसेस के जैसा ये इनर्ट बनाता है। नहीं तो ऑक्सीजन अगर सिर्फ रहेगा ना तो अननेसेसरी कंबशन इन्वायरमेंट में होता रहेगा। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक तरह से नॉन कंबस्टिबल है, मतलब जलने में हेल्प नहीं करता है। तो अगर कभी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो कोई चीज़ अगर जल रहा था तो वो बुझ जाएगा, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसका देखिए आपका यूज़ होता है क्या कि ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और यही CO2 आपका क्या होता है कि प्लांट्स वगैरह यूज़ करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर क्या है कि अननेसेसरी आप कोई चीज़ जलाओगे तो CO2 रिलीज बहुत सारा होगा तो पोल्यूट करेगा। और क्या पोल्यूट करता है, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाता है। तो मतलब यहाँ बेसिकली क्या है, छोटा सा 2 लाइन आपको समझा दिया कि CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा लेकिन रेस्पिरेशन से निकलेगा, कंबशन से निकलेगा, ऑक्सीजन कंबशन में यूज़ होगा और फिर प्रोड्यूस करेगा CO2। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है कि सिर्फ सांस ही लेने वाले, फोटोसिंथेसिस करने वाले कम हैं, या बहुत ज़्यादा आप कंबशन करते हो, तो सबसे मिला के CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे आपका टेम्परेचर बहुत एक्सेस हो सकता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। डस्ट एंड स्मोक, तो हम क्या बताएं, डस्ट थोड़ा रहना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ये हो गया तो ये क्या कॉज करेगा, आपका पोल्यूट कर देगा एनवायरनमेंट को, तो हार्मफुल है। अब ऑब्वियसली एयर, अब आप सोचोगे कि कैसे याद करे टीचर डस्ट एंड स्मोक का क्या हार्मफुल है या कोई भी पॉल्यूटेंट का, तो आप सिंपल सोचो ना कि कोई भी चीज़ आप क्यों अपने डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हो। जैसे पानी अगर गंदा हो गया तो हमारा कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट में आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हम पानी पीते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट में आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद घुमा फिरा के सबको डैमेज करेगा। वैसे ही हवा हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, हवा हमारे आँखों के, हमारे स्किन के कांटेक्ट में है तो हमारे आँखों में जलन पैदा करेगा, आंसू आएगा, स्किन में रेडनेस हो जाएगा, रैशेस हो जाएगा, जलन सा महसूस होगा। कभी कभी लू के टाइम में आप गर्मी में निकलना और बहुत ज़्यादा अगर डस्ट और हीट रहता है तो आप देखोगे स्किन रेड हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपका डस्ट एंड स्मोक भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा। अब एक्टिविटी नंबर 4 है, ये प्रूफ करता है कि डस्ट पार्टिकल है, सब ने देखा होगा, वेंटिलेटर या कहीं छोटा सा छेद है, शाम के वक्त वहाँ से अगर थोड़ा सा सनलाइट आता होता है तो इस सनलाइट में आप देखोगे छोटा 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 ऐसे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, एकदम रैंडम मोशन में रहता है, आप उसको कितना भी कोशिश करो वो नीचे नहीं गिरेगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये आपका प्रूफ करता है कि दीज आर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। तो उसके बाद क्या है कि यही है कि अगर हम पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उस पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें करना क्या होगा, सस्टेनेबल यूज ऑफ डिवाइसेस, या कह सकते हो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। कि डेवलपमेंट को ज़ीरो कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट ये कर सकते हैं कि अननेसेसरी ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, कंबशन, इन सबको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वही बूझो पहेली वाली स्टोरी है कि इस तरह से ऐसे ट्रैफिक वगैरह में ट्रैफिक पुलिस वाली या बहुत सारे लोगों ने मास्क पहना है, तो क्यों पहना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन है, बहुत हैवी ट्रैफिक है, बहुत हैवी डस्ट एंड स्मोक है, जिससे सांस में अगर चला जाएगा तो लंग्स वगैरह डैमेज होगा, इसलिए मास्क इसने पहना है। नेक्स्ट आपका कॉम्पोजिशन, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कितना है आपका 0.03%, ऑक्सीजन लगभग 21% और नाइट्रोजन लगभग क्या है 78%। तो मेजर आप देख लो कि 2 गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ने 99% बनाया, बाकी 1% में आपका CO2 है, वाटर वेपर है एंड अदर गैसेस। अब क्या है कि कह रहा है कि जो वाटर और सॉइल में रहता है उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो ये अभी जस्ट हम बताएं कि हवा का जो ऑक्सीजन है वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच के जगह में जाके घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, और वहीं से वो लोग क्या करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन की मदद से यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। जैसे क्या है आपका एक्टिविटी 5 में दिखाया है कि पानी है, पानी को बॉईल किया तो देखो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, छोटा छोटा ऐसा लगेगा ना, बहुत छोटा छोटा सा बबल्स है, तो ये एक्चुअली एयर बबल है। वो एयर जो इस पानी में डिजॉल्व था, जैसे ही हम गर्म किए तो वो हवा ऐसे निकलने की कोशिश किया, तो वो जब निकल रहा है ना
तो निकल रहा है, तो रास्ते में जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है तो आपको ये छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में दिख रहा है। आपसे पूछ दे कि अगर हम पानी है उसको बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पे बबल्स दिखता है, वो कहाँ से आया, तो बोलना है कि दैट इज एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वैसे ही अगेन पहली ने वही क्वेश्चन पूछा कि विल टाइनी एयर बबल्स सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉइल्स, तो कहना हाँ बिल्कुल, बॉयल होने से पहले ही छोटे छोटे बबल्स हमको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे एनिमल जो पानी में रहता है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ है उसी से वो रिस्पायर करता है, और एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है गिल्स वगैरह। बहुत सारे मैक्सिमम फिशेस में रहता है, कुछ आपके एम्फीबियंस वगैरह में भी, जैसे फ्रॉग है उसका जो छोटा रूप टैडपूल है, उन सब में भी रहता है। एक्टिविटी 6, वही क्या किया कि लंप ऑफ ड्राई सॉइल लीजिए और ड्राई सॉइल को पानी में डाल दीजिए या फिर उसके ऊपर पानी पोर कीजिए, आपको एक सनसनाहट सा आवाज़ फील होगा या सब बबल जैसा जो गुड़गुड़ाहट फील होगा। तो वो कहाँ से आया, तो वो आपका आया कि सॉइल में हवा मौजूद है, जैसे ही पानी डाले तो उसने हवा को डिस्प्लेस किया तो वो आवाज़ करता हुआ क्या है निकला। तो ऐसे ही ये वाला सेटअप देखो, छोटे 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 ऐसे बबल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एयर बबल्स है जो कि किसमें थे, सॉइल में प्रेजेंट थे। तो अब क्या कह रहा है कि हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। तो रिप्लेस का आपको क्या बताए थे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाता है, CO2 यूज करता है और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वहां से आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो CO2 क्या है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक तरफ से क्या है, फोटो है, तो फोटो ने CO2 को यूज किया और रिलीज कर दिया क्या, O2। रेस्पिरेशन है, इसने O2 यूज किया और रिलीज कर दिया क्या आपका CO2। अब ये एक विंड मिल को दिखाया, ये बड़ा सा ये डिवाइस है और ये प्लेट्स लगे हुए, ये घूमता है, तो घूमता है, बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, काफ़ी सारा। इस एनर्जी का, ये एनर्जी बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, इस एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन। तो इसी को हम विंड मिल कहते हैं, देख रहे हो, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अच्छा खासा मतलब एयर का इंपॉर्टेंस कहा कि विंडमिल चलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगा, नाव, याच वगैरह, ग्लाइडर जो गेमिंग वगैरह, एयर जो आप ऋषिकेश वगैरह में जाओगे हिली एरियाज में, तो वहाँ पे होगा ऐसा पंख जैसा इंसान पकड़ के और उड़ता रहता है, बंजी जंपिंग करता है, या फिर प्लेन्स वगैरह चलता है, पैराशूट्स वगैरह है, इन सब को चलाने में। या फिर जो आपके क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, सीड है, जो हवा में डिस्पर्स होते एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जो जानवर उड़ते हैं, ये सब में आपका क्या है कि एयर के हेल्प से मूव करता है, वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। ये सब ऑलरेडी हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो पॉइंट वाइज बना लेना है। विंड मिल या फिर डिवाइसेस के मूवमेंट में, या फिर टायर वगैरह को इन्फ्लेट करने में, बलून्स को इन्फ्लेट करने पे, लिविंग बॉडीज़ के डिस्पर्सल में, इन सब में हेल्प करेगा। तो कीवर्ड्स क्या सीखे, ब्लैंकेट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, CO2, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर क्या क्या है, ऑक्सीजन हमने देखा, नाइट्रोजन, स्मोक, विंड मिल। समरी में भी वही कह रहा है कि एयर हर जगह प्रेजेंट है, हम देख नहीं सकते लेकिन प्रेजेंट हर जगह है। एयर जब मोशन में होता है तो उसी को विंड कहते हैं, हवा कहते हैं। एयर तो हुआ आपका गैशियस कॉम्पोजिशन, लेकिन वही उसी में जब मोशन है तो विंड कह देंगे। बहुत ज़्यादा मोशन होता है, डिवास्टेटिंग होता है, तो उसी का नाम आपका टोर्नाडोज या साइक्लोन पड़ता है। एयर जो भी जगह दे दो, छोटा सा ग्लास का, बड़ा सा रूम का, ओपन स्पेस का, हर जगह को ऑक्यूपाई करता है। वाटर सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो अगर यहाँ से पूछ दे कि एयर इज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, तो आप कहना मिक्सचर है। ऑक्सीजन का काम क्या है, तो ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एटमॉस्फेयर जो एयर का ब्लैंकेट सराउंड करता है, एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, कई सारे गैसेस हैं उसमें। एक्वाटिक एनिमल्स जो डिजॉल्व्ड एयर है उसको यूटिलाइज करता है, और सभी क्या करते हैं कि एयर पे डिपेंड करते हैं ताकि ऑक्सीजन CO2 को एक्सचेंज कर सके। तो बस यही आपका नोट्स हो गया और कुछ नहीं, मतलब यहाँ बेसिक चीज़ सीख गए। अब हायर क्लासेस में आपको हम ये बार बार रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस नहीं बताएंगे, वहाँ आपको हम स्टेप्स बताएंगे कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, तो गैसेस का नाम दे दो, डस्ट, स्मोक,
inert gases, nitrogen, oxygen, CO2. Which gas in atmosphere is essential for respiration? Oxygen. How will you prove that air supports burning? कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट आप दिखा सकते हो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, सबके घर में कैंडल है और ग्लास है शीशे का, तो कुछ ना कुछ शीशे का आपके पास है और उसको कैंडल को जलाओ, उसके ऊपर रख दो, थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगा। इसका मतलब है कि हवा सपोर्ट करता है। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर? बर्निंग, ये करके, बॉईल करके देखोगे छोटे छोटे बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर? क्योंकि पानी जैसे ही जाता है ना तो वो उसमें जो कॉटन ऐसे इस तरह से वुल है ना फुला हुआ, इसमें क्या है, एयर है। जैसे ही वाटर जाएगा ना तो इस एयर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इतना जो हवा डाल के, मतलब बलून जैसे फूला था हवा से, और उस हवा को आप हटा दोगे तो ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। तो ये एयर डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। उसके बाद द लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज CO2। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या क्या एक्टिविटीज है, विंडमिल का रनिंग, या फिर डिवाइसेस वगैरह का रनिंग, जैसे याच हो गया, पैराशूट हो गया, या फिर लिविंग बींग्स का, लिविंग बॉडी के पार्ट्स का, जैसे पॉलन ग्रेन सीड का, इसका डिस्पर्सल हो गया, वाटर साइकिल का मेंटेनेंस हो गया, इन्फ्लेशन ऑफ बलून टायर्स, ये सारे काम हो गए। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर? कि कैसे हेल्प करते एक दूसरे को? तो ये प्लांट है, ये एनिमल है। प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करके CO2 को लिया और फिर इसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, और इसने क्या किया, रेस्पिरेशन करके CO2 रिलीज किया, फिर इसको यहाँ से यहाँ यूज हो गया। बस इतना ही सा था इस चैप्टर में, तो हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई बेनिफिट लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को भी बेनिफिट पहुंचाइए शेयर करके। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिए। लेक्चर को रेट कीजिए आउट ऑफ 10, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कितना बेनिफिशियल लगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर्स है, आपको सब कुछ आ ही रहा होगा, बट स्टिल मेरा काम है एक एक चीज़ पढ़ाना। एंड अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू एवरीबॉडी।